हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्नेहा वर्मा मैम। स्नेहा वर्मा मैम 63rd बीपीएससी में रैंक 69 लेकर आई थी और वर्तमान में ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस के पद पर काम कर रही हैं और पटना में पोस्टेड हैं। तो वेलकम टू अन अकेडमी स्नेहा मैम। Thank you, Varun. Hello, everyone. तो आज हम लोग स्नेहा मैम से, चूंकि 63rd बीपीएससी में इन्होंने टॉप 100 का रैंक पाया था, तो हम लोग आज इनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो आने वाली 67th बीपीएससी परीक्षा है, इस परीक्षा में किस प्रकार से हम लोग एक रैंक सिक्योर कर सकते हैं और इवन अगर मैं कहूं तो टॉप 100 में किस प्रकार से रैंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो स्नेहा मैम, हम लोग आज आपसे कुछ, हमारे बच्चे कुछ सवाल भी पूछेंगे और उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उम्मीद है कि बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे और उसको अपने जीवन में अमल में लेकर आएंगे, जिनसे जो वो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वह लक्ष्य की वो प्राप्ति कर पाए। तो जी, कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकूं। बिल्कुल। तो स्नेहा मैम, चूंकि अभी 67th प्रारंभिक परीक्षा है, 67th बीपीएससी होने वाली है और यह परीक्षा 30 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है आयोग के द्वारा। इसके पहले ये परीक्षा का तिथि बढ़ गया ड्यू टू कोरोना, ये तो शायद आपको भी पता होगा। तो जी, जी। तो आज हम लोग ज़्यादातर जो फोकस रखेंगे वो इसी पे रखेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार करें। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब आखिरी के 2-3 महीने बचे हैं, इसमें हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मीन्स बच्चे इसमें प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, प्लीज़। देखिए, जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स के लिए 2 महीने तो बहुत होते हैं। अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी करता हुआ आ रहा है, उसका बैकग्राउंड बना हुआ है, तो 2 महीने इज फेयर इनफ। इसके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने जितना पहले से पढ़ा हुआ है, अब उसी को रिवाइज करें। कुछ नया उन्हें टच करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ नोट्स बनाए होंगे, पहले तो उसे फॉलो करें। उसके अलावा लूसेंट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भगवान बोलते हैं लोग जिसको, उसको तो बिल्कुल फॉलो करें। और अगर हो सके तो घटना चक्र को अगर वो फॉलो करते हों, उन्होंने कभी किया हो, तो उसको भी फॉलो करें। उसमें प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको वो सॉल्व करें और जितना हो सके सॉल्व करें। केवल एक रीडिंग से नहीं, 2, 3, 4 जितना रीडिंग वो लगा सकें। और जब ये कर लें तो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज मार्केट में चलती हैं, मॉक्स आते हैं या बहुत सारे साइट्स पे कहीं भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उसको लगाएं और उससे अपने परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश करें। और जो उनको लगता है कि जो सेक्शन उनका वीक है, उस पे वो दोबारा मेहनत करें। तो मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। बिल्कुल। तो अगर एक शब्दों में कहें, संक्षेप में, तो अगर रिवाइज करें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा लास्ट समय में, और टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल। वो ज़्यादा हेल्प बच्चों को देगा, क्योंकि वो अपने आप को जज कर सकते हैं कि उनका कौन सा एरिया अभी कमज़ोर है और कौन से एरिया में वो अच्छा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये जो डाउट है वो ई ऑप्शन लेकर भी है। ऑप्शन जो ई आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, यह जी। बीपीएससी के सवालों को यूपीएससी के सवालों से ज़्यादा कठिन बना देता है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे तो पांचवा जो ऑप्शन है वो आपके सामने सपने की तरह मंडरा रहा होगा। तो जी। किस प्रकार से बच्चे इस ई ऑप्शन को टैकल करें, क्या स्ट्रैटेजी उसके लिए वो रख सकते हैं? देखिए, ई ऑप्शन तो ऐसा है कि वो तो आप कभी कंफर्म नहीं हो सकते। उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, तब तक तो ई ऑप्शन आपके लिए एक तरह से मैं बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा-सा खतरे वाला निशान लेके आता है। बट जहाँ तक मैंने जब से ये ई ऑप्शन इंक्लूड हुआ है बीपीएससी में और मैंने चेक किया है, तो 150 क्वेश्चन में मैक्सिमम जाता है तो
7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इस तरह से ही ऑप्शंस बीपीएससी देता है आंसर में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो ऑप्शन सोचा है या जो सही ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको 1-2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, तभी आप ई ऑप्शन पे जाइए। मेरा ये मानना है कि ई ऑप्शन बहुत ज़्यादा बीपीएससी नहीं देता है कि हाँ, बच्चा आएगा, कंफ्यूज होगा और ई ऑप्शन लगा देगा। मेरे ख्याल से ई ऑप्शन की कंफ्यूजन वही होती है जहां बच्चे के मन में थोड़ा सा डाउट होता है या उसने थोड़ी कम पढ़ाई की होती है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और जहाँ तक 67th बीपीएससी की बात है, तो बहुत लोग इसमें फ्रेशर होंगे, बहुत लोग इसमें कुछ वर्षों की पढ़ाई कर चुके होंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये 2 महीने जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, क्या उनको 67th बीपीएससी में अपीयर होना चाहिए, या फिर उनको अपनी तैयारी 1 साल करके फिर 68th बीपीएससी में अपीयर होना चाहिए? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंजीनियरिंग का छात्र है और जस्ट इंजीनियरिंग पास किया और उसने बीपीएससी की तैयारी अभी उसकी 1 या 2 महीने की हुई होगी, या फिर वो भी नहीं हुई है, अभी वो स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या उसको 67th बीपीएससी देना चाहिए, या फिर वो डायरेक्टली 68th बीपीएससी के लिए अपीयर कर सकता है? जी देखिए, मेरा मानना है कि अ, अगर मैं पर्सनली उस जगह पे होती तो मैं 67th का एग्जाम नहीं देती, क्योंकि केवल प्रीलिम्स ही नहीं हमें क्वालिफाई करना है, हमें आगे मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना होता है, जिसके लिए हमें काफी कम समय मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बीपीएससी 68th दिया जाए, जिसमें वो अपना पूरा बेसिक क्लियर करे, सब्जेक्ट का उसके पास पूरा नॉलेज हो, ये नहीं कि केवल फैक्चुअल नॉलेज से काम चलता है बीपीएससी में भी। तो जब तक आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रखेंगे, आप सब्जेक्ट के बारे में पूरा आगे पीछे उसके डेप्थ में नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं, प्रीलिम्स में मेहनत कर भी लेते हैं, क्योंकि 2 महीना बहुत ही पर्याप्त है प्रीलिम्स निकालने के लिए, बट आगे के मेंस के लिए, जो कि GS1, 2 और ऑप्शनल होता है, वो काफी आपको फिर दिक्कत करेगा। आप फिर मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे, तो वो एक अलग से डिमोटिवेशन आएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अब आप प्रिपेयर हो, अब आप प्रीलिम्स भी दे सकते हो, मेंस भी दे सकते हो और आगे इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो, तब आप उसके लिए अटेम्प्ट करो। तो मेरा ये मानना है कि वो अभी तैयारी करें, और 67th का एग्जाम वो एज अ मॉक टेस्ट दें, कि जब पेपर आ जाए फिर उसको सॉल्व करें और देखें कि हाँ, कैसा मेरा परफॉर्मेंस जा रहा है, उस हिसाब से उसमें जो भी कमी उनको लगती है उसके लिए तैयारी करें, और आगे 68th में ऐसे अपीयर हों कि हाँ, अब मैं मुझे फाइनली उसमें सेलेक्ट होना ही है। अभी के केस में ये है कि हाँ, थोड़ा दिक्कत हो सकता है आगे, तो क्यों हम अपने आप को डिमोटिवेट करें। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, लेकिन जो 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने कुछ अपना कंसेप्ट डेवलप कर लिया है, तो जैसा आपने कहा स्टार्टिंग में ही इस सेशन के, कि लूसेंट उनके रिवीजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आपने लूसेंट को कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो भगवान माना जाता है। तो क्या अभी भी जी। लूसेंट एक प्रासंगिक पुस्तक है फिलहाल भी, और क्या उसको बच्चे रेफर कर सकते हैं फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन? बिल्कुल, बिल्कुल। लूसेंट का अभी भी कोई अल्टरनेटिव नहीं आया है। लूसेंट तो आप करिए, उसके अलावा आप अपना अगर कुछ एक अदर भी ऑप्शन रखना चाहते हैं तो आप उससे कीजिए, बट मुझे लगता है कि लूसेंट का अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आया है, तो लूसेंट को आप 2-3 बार रिवाइज़ बिल्कुल करके जाइए। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट लूसेंट से तो आजकल यूपीएससी में भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन फँस जाते हैं, तो लूसेंट तो है, उसको तो आप नहीं मिस कर सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बच्चों को समस्या आती है बिहार स्पेशल पढ़ने में, बिहार स्पेशल में काफ़ी जो पुस्तकें हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हैं, और बहुत सारे पुस्तकों में किसी में ज्योग्राफी में कुछ मिस्टेक है, किसी में हिस्ट्री में कुछ मिस्टेक है। तो एक प्रॉपर पुस्तक बिहार स्पेशल में अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेट भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अब कोई एकदम ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी हो बिहार के, तो उसको लूसेंट जो इंटरनेट है वो भी देने में असमर्थ हो जाता है। तो किस प्रकार बच्चे बिहार स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं, और बिहार स्पेशल में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और क्या इससे प्रश्न पूछे जाते हैं? जी देखिए, जब मैंने दिया था 63rd बीपीएससी, तो मेरे ख्याल से उस समय तो
बिहार करंट के लिए तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था मार्केट में, इतने सारे मटेरियल होते थे कि समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। बट अभी तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। अभी अनअकैडमी पे ही है, मैंने देखा बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आप वरुण वरुण करंट अफेयर्स का काफी अच्छा लेक्चर्स लेते हैं। मैंने देखा उन्होंने काफी वैरायटी उन्होंने रखी है अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में, जो नॉर्मली नहीं मिलती है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप वरुण की क्लास ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर्स की, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरा ये मैंने देखा है कि मुश्किल से 7-8 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं जो पूरा कवर हो जाता है। उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेस को खंगालने से बेहतर है जहां एक जगह आपको मिल रहा है, आप वो ट्राई कीजिए। मेरा ये मानना है। ओके। बाकी हमारे समय में तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो हम लोग को काफी भागना पड़ा था इन सब के लिए। ओके, ये तो आपने बिहार करंट के बारे में जानकारी दी। और जो बिहार के स्टैटिक पोर्शन है, जैसे बिहार के का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, उसके लिए क्या रेफर किया जा सकता है? आपने क्या रेफर किया था, ये भी बच्चे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने तो यही बताया कि मैंने तो पहले तो लूसेंट ट्राई किया था पूरा। लूसेंट का एक आता है, लूसेंट का क्वेश्चन बैंक आता है, जी, जो बिहार सब्जेक्ट स्पेशल वाइज के होता लिए, है। मतलब ये जो है बिहार स्पेशल के अच्छा, लिए। बिहार के, हाँ, बिहार स्पेशल के लिए भी मैंने जो किया था वो लूसेंट की ही बुक एक्चुअली मैंने किया था। बिहार स्पेशल आता है लूसेंट का, बिल्कुल। उसका हिस्ट्री काफी बढ़िया दिया हुआ है। मैंने उसमें सिर्फ हिस्ट्री रेफर किया था, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। और तो जहां तक है नहीं, मैंने इन दोनों चीजों को काफी रिवाइज किया था। और बाकी जो जीएस का पोर्शन होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने लूसेंट और घटना चक्र ये दो ही तरीके अपनाए थे अपने तैयारी के दौरान, ओके, और वो मतलब चीजें हुई एक थी। एक एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ने के पश्चात। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्स्ट बुक के बिना आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए लगेगा कि हाँ, किसका सर पकड़ूं, किसका पैर पकड़ूं। बिल्कुल, तो तोते की वो तरह आपको याद वो नहीं करना समझ में पड़ेगा। आएगा आपको। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पहले टेक्स्ट बुक को ही एक पढ़िए। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद किसी कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं। आप, बल्कि मैं तो कहूंगी आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लूसेंट उठाइए, वो ज्यादा बेहतर है। टेक्स्ट हम्म। बुक में किसी बड़े बड़े नाम वालों के पीछे मत जाइए। एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए या घटना चक्र या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स कुछ भी सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे। बिल्कुल। बहुत सवाल ये है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें तो थोड़ा बाइफरकेशन होना चाहिए कि कोई एक यस, यस। ऑलरेडी तैयारी कर रहा है 1-2 साल से, हम्म, उनको कितने घंटे हम्म, पढ़ने चाहिए, और जो बिल्कुल आज 13 फरवरी से आज से तैयारी शुरू करेंगे, उनको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो आपका इसमें क्या राय है कि क्या कोई घंटा फिक्स होना चाहिए, या कैसे आप इसको लेकर सोचती हैं? देखिए, घंटा फिक्स तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का जो कैप्चर करने का तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को, तो वो सबका अलग अलग होता है। मैं पढ़ूंगी, मान लीजिए मैं किसी भी टॉपिक को ग्रैस्प करने में मुझे 10 मिनट लग रहा है, या मुझे 2-3 रीडिंग लग रही है उसको पढ़ने के लिए, वो अलग हो गया। वहीं मेरे साथ कोई है जिसको एक ही बार में कोई चीज अच्छे से समझ में आ जा रही है, तो वो समय पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बट मेरा ये मानना है कि 10-12 घंटे पढ़ लेना इज नॉट इनफ। मेरा ये मानना है कि आप 5-6 घंटे भी डेली का दीजिए, बट उसको कंसिस्टेंटली दीजिए। वो अगर आपका लगातार बना रहेगा तो मेरे ख्याल से तो 5-6 घंटा भी बहुत है। बीपीएससी के लिए तो बहुत है, मैं तो ये बोलूंगी। बिल्कुल। और 10-12 घंटे देखिए लगातार नहीं कर सकता कोई, एक फटीग आ ही जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बट कंसिस्टेंट बने रहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मेन मैटर ये करता है। बिल्कुल। और डेली पढ़ रहे हैं। डेली पढ़ना, डेली मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन बीच में गैप नहीं कर सकते, बट हाँ, वो गैप बस इसलिए ही होना चाहिए कि हाँ, आप थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, कुछ अलग करना है, तो हाँ, आप 1 दिन का रेस्ट लीजिए, फिर दूसरे दिन से आप फिर से उसी स्पीड के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ आगे पढ़ाई करना शुरू कीजिए। आप गैप करेंगे तो हाँ, फिर जितना पढ़े हैं फिर वो पीछे का पूरा भूल जाएंगे। तो वो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जी। वो ज्यादा जरूरी है। जी। बहुत लोगों का सवाल भी होता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? क्या मैं सीधा स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकता? क्या मैं सीधा लक्ष्मीकांत को पढ़ नहीं सकता? देखिए, अब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूं, मैं सीधे छत पे छलांग लगा दूं, तो वो चीज तो नहीं हो सकता। छत पे आप सीधे छलांग लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है आप पहुंच भी जाओ छलांग लगा के, बट वो ज्यादा टफ रहेगा। और एक बाई वन की सीढ़ी पे चढ़ना, चढ़ के आप
छत पे पहुंचो तो वो ज्यादा बेहतर है। और जो एनसीईआरटी है वो एक सीढ़ी है, आप उसे पढ़ोगे तो चीजें आप लक्ष्मीकांत को फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि लक्ष्मीकांत जो है या फिर बाकी अदर टेक्स्ट बुक्स भी जो हैं, उनको आप पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा कनेक्शन आपको नहीं देता है। एनसीईआरटी में आपका आप एकदम बेसिक से, जैसे आप बच्चे होते हो ना, जैसे बच्चों को माता पिता चलना सिखाते हैं, वैसे ही एनसीईआरटी आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में चलना सिखाएगा कि हाँ आपको कैसे चीजों को समझना है। तो जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा तब तक आप कैसे ऊपर बढ़ोगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, बट हाँ एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आगे चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। बिल्कुल। और जहां तक रही करंट अफेयर्स, जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है, उसके हम्म। लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं लोग। अब 10-10 घंटे दिन भर में करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि करंट अफेयर्स में क्या बहुत ज्यादा समय देना, क्या ये व्यर्थ है, या फिर इसमें समय दिया जा सकता है? क्योंकि करंट अफेयर्स का नहीं आपको भी नहीं। पता है, डायमेंशन काफी बड़ा है, हम्म, कहीं से भी सवाल उसमें पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर्स को छोड़ा तो नहीं जा सकता है। उसमें भी मैंने देखा बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स के हो ही जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से। जी। तो बिल्कुल करंट अफेयर्स तो आपको इन्वेस्ट करने का है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप दिन दिन भर इन्वेस्ट कीजिए। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह, आपके पास अन अकेडमी है, आपके पास अगर आपको अन अकेडमी का पसंद नहीं है तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अन अकेडमी पे सारी चीजें आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत क्या है। आप एक जगह से लीजिए कोई भी सोर्सेस, बहुत सारे टीचर्स हैं वहां पे, वरुण सर हैं, उनसे लीजिए हेल्प, वो तो अच्छा पढ़ा ही रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मटेरियल खोजने में मत कीजिए, आपको बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, आप उस पे ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल। एग्जाम हॉल में बच्चों को प्रेशर फील होता है, तो उस समय वाइल गिविंग द एग्जाम वो क्या कर सकते हैं जिससे वो खुद को शांत रख सकते हैं, और एकदम बहुत शांत तरीके से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप प्रेशर फील करेंगे आपसे गलतियां उतनी ज़्यादा होंगी। तो क्या ऐसा करें कि उस समय खुद को शांत रखें और फिर जो पेपर है उसको सॉल्व करें? तो खुद को एग्जाम हॉल में मोटिवेटेड कैसे रखें, एक सीधा सवाल है। इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप 1-2 बार प्रैक्टिस खुद कर लीजिए घर में, अपने एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल बनाइए, कमरे को बंद कीजिए, टेबल कुर्सी लेके बैठिए, कोई मॉक टेस्ट उठाइए और बिल्कुल फील कीजिए कि हाँ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके पास वही 2 घंटे हैं। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार कर लेंगे, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। आपको लगेगा कि आप अपने घर पे ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और डरने की जरूरत क्या है भाई, हमारे पास, हमने तैयारी की है, हमें अपने पर विश्वास है, तो हम क्यों गलत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्फिडेंस में रहकर ही एग्जाम देना है, और उसके पहले आप प्रायर जो प्रैक्टिस है वो करिए, क्योंकि बिल्कुल क्रिकेट मैच से भी पहले वार्म अप मैच होता है, और उसके बिल्कुल। उसके हाँ बाद ही जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। मैदान, असली मैदान में लोग, खिलाड़ी जो है वो उतरते हैं। तो जी। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ बच्चों का ये शिकायत भी है, कुछ बच्चों के सामने ये उलझन भी है, और मैंने भी देखा है अपने पढ़ाने के दौरान कि वो सामान्य तौर पर अच्छा कर लेते हैं। जैसे मॉक टेस्ट, जो नॉर्मल मॉक टेस्ट है या फिर जो नॉर्मल टेस्ट हम्म। होता है, उसमें वो अच्छा कर लेते हैं, हम्म। उनका मार्क्स अच्छा आता है और उससे वो काफ़ी ऊपर होते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर फिर उनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता, या फिर किसी भी तरीके से पास कर जाते हैं। तो क्या लगता है कि क्या इसमें प्रैक्टिस का अभाव हो रहा है, या फिर वो माहौल वो घर में बैठकर नहीं दे पा रहे हैं कि भाई जो एग्जाम हॉल का माहौल है बिल्कुल उसी माहौल में आप घर में बैठकर भी दीजिए? क्योंकि जब आप मेरे सामने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम हॉल में ऐसा क्या हो जा रहा है कि फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए इसमें फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे मैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, तनाव नहीं है कि हाँ मेरे मार्क्स खराब आ जाएंगे, तो मेरे पास एक और चांस रहेगा उसको और अच्छा करने का। जी। एग्जामिनेशन हॉल हमारा पूरा परफॉर्मेंस वाला दिन होता है, वहां पे कोई इफ बट नहीं होता, वहां पे किसी तरह का आपके पास दूसरा चांस नहीं होता। तो वो एक इंसान के अंदर होता है
कि हाँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये डर होता है, मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, मैं क्वेश्चन जो लगा रहा हूँ, वो मतलब सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के। बट मैं एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि ये सब टेंशन लेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो आप पूरे कॉन्फिडेंटली वहाँ पे बैठिए और आप बोलिए क्यों नहीं होगा मुझसे? मैं करूँगा, मैंने तैयारी की है। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंट ही रहना है, तभी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी उसी तरह से परफ़ॉर्म कर पाएँगे जैसे आपने अपने घर पे किया है, मॉक में किया है। तो फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे भरोसा रखिए और माँ-बाप का आशीर्वाद, परिवार वालों का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। बिल्कुल। इसी के लिए एक भारत के जो पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हुँ, हुँ। व्हेन व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट यू विल परफॉर्म द बेस्ट। जब आप सबसे बुरे यस, के लिए बिल्कुल। तैयार हैं तो आप सबसे अच्छा हुँ, परफॉर्म हुँ। करेंगे, क्योंकि फिर आपको फिक्र ही नहीं है बिल्कुल, कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा। वहीं तो जिंदगी रुक तो नहीं जाएगी ना, वो आगे भी बढ़ेगी। बिल आप नेक्स्ट ईयर भी आएंगे और बिल्कुल, फिर, हाँ, तो बिल्कुल। अपना मैं एक आज साल गिरा क्यों हूँ, मैं खराब उठ करें। के फिर कल और आगे बढ़ूँगा और खूब बिल्कुल। तेज़ी से आगे बढ़ूँगा और दौड़ूँगा और सबसे आगे निकलूँगा। बस बिल्कुल। यही सोचना है सबको। बिल्कुल। तो क्यों आज को अपना खराब करें, आज को तो बेस्ट बिल्कुल, दे सकते हाँ। हैं। बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो जैसे कि काफी एक जो बच्चों के मन में डाउट होता है कि कौन से, जैसे अभी एग्जाम डेट बढ़ता चला गया, तो अब डाउट है कि भाई कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें, कौन सा वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, कौन सा वाला बजट पढ़ें, क्योंकि अब दो दो बजट आ गए। तो कौन सा वाला पढ़ें, क्योंकि डेट तो बढ़ गया, अब फरवरी हुँ, हुँ, क्रॉस हुँ। करते ही दूसरा बजट भी आ गया। और कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें, ये दो सवाल हैं। ये बहुत बार वाइल टेकिंग लाइव क्लासेस मेरे से भी पूछा जाता है। आपकी उसमें क्या राय है। जी देखिए, जहाँ तक बजट की बात है तो मैं तो बोलूँगी लेटेस्ट बजट ही पढ़ा जाए, क्योंकि उस बजट में आप आर्थिक समीक्षा भी पढ़ते हैं जो कि पिछले बजट से जुड़ा ही हुआ होगा। हम्म। तो पिछले बजट पे ध्यान मत दीजिए, बस हाँ, उसका ऊपर-ऊपर का कुछ पॉइंट्स देख लीजिए और इस वाले बजट को जो कि अभी आया हुआ है, उस पे थोड़ा आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, उसको डेप्थली पढ़िए आप। और रही बात करंट अफ़ेयर्स कितना पढ़ा जाए, तो बीपीएससी के लिए जहाँ तक मैंने देखा है, एनालाइज़ किया है, 6 से 7 महीने का करंट अफ़ेयर्स पिछला एग्ज़ाम के पहले के 6 से 7 महीने के जो करंट अफ़ेयर्स होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पुराना नहीं पूछता है, बट हाँ, उसपे उतना मेहनत करके अगर एक क्वेश्चन फँसे तो वो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफ़िटेबल नहीं रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि 6 से 7 महीने का आप पिछला पढ़िए। उसको अच्छे से पढ़िए कि उसमें से जो आएगा वो मेरा नहीं फँसेगा, वो मेरा गलत नहीं होगा। तो आप करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है 90% क्वेश्चन्स आपके उसमें से हो ही जाएँगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली डाउट ये आ गया कि पहले एग्जाम की हुँ, हुँ। तिथि अब अलग थी, फिर एग्जाम की तिथि अलग हो गई, तो कौन सा वाला 6 महीना लिया जाए। बीपीएससी क्या सवाल को चेंज करेगा कि दिसंबर से हुँ। पहले का 6 महीना करना है, कि अप्रैल से, क्योंकि चार चार महीने का लगभग गैप आ गया, कि अप्रैल से शुरू करना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक समस्या का जो है वो चीज बन गया है। तो मेरा तो ये मानना था, जो मैंने बच्चों को बुलाया था, कि भाई तुम दिसंबर से ही पिछला 6 महीना पढ़ो, क्योंकि बीपीएससी ने थोड़ा समय भी ज्यादा दिया है। तो हुँ, तुम हुँ, 10 महीने भी हुँ। पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने भी समय नहीं, दिया है। नहीं। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दिसंबर, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर बन गया था कि नहीं बना था, तो हमें वो एक जो डाउट वाला पोर्शन होता है, हमें उसे दिसंबर वाले को ही देना पड़ेगा। तो हम्म। दिसंबर से 6 महीने पहले, यानी आप मई-जून से मान लीजिए कि मई-जून 2021 से आपको पढ़ना है और अप्रैल में भी ऐसा नहीं कि आपको अप्रैल तक का पढ़ना है, आपका मार्च तक का ही आपका बिल्कुल। काफ़ी है। 15 मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर्स रहेगा, वो आप कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से 10 महीने का हो रहा है, तो उतना काफ़ी है। बिल्कुल, क्योंकि समय भी दिया है, तो फिर उस हाँ, समय का बिल्कुल, बिल्कुल। उपयोग भी आप कर सकते हैं। बहुत बार लोगों के मन में सवाल है कि क्या जॉब करते हुए तैयारी हो सकती है, जॉब पकड़ना जरूरी है या जॉब छोड़कर ही तैयारी होगी। देखिए, इसके लिए तो दोनों ही चीज़ हो सकती है। बहुत सारे आपने देखे होंगे यूपीएससी में भी बहुत सारे लोग जॉब करते हुए उन्होंने टॉप किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी या बीपीएससी में निकले हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये प्योरली पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मंज़िल कहाँ तक मानता है। अगर उसको लगता है कि उसको सिर्फ़ जॉब चाहिए
तो वो जॉब ले ले। और अगर उसको चाहिए कि हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज़ में बीपीएससी या यूपीएससी कुछ भी मुझे क्रैक करना है, तो वो उसके लिए तैयारी करे। और हाँ, अगर उसके लिए ये है कि उसको यूपीएससी भी करना है बट उसके लिए जॉब भी ज़रूरी है, तो वो जॉब बिल्कुल ले ले। क्योंकि जॉब लेने के बाद एक अलग मोटिवेशन आती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बट जॉब के बाद भी पढ़ाई होती है, बिल्कुल होती है, आप समय निकाल सकते हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपकी मंज़िल ही है कि मुझे अभी यहाँ पे नहीं रुकना है, तो वो मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है। आप कहीं न कहीं से भी समय निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बताया आपने। साथ में ये भी है कि बहुत लोगों के साथ थोड़ी-सी समस्या भी होती है, वित्तीय समस्या भी बिल होती है, हुँ, हुँ। तो वो लोग जॉब बिल्कुल, के बिल्कुल। साथ जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जी। बिल्कुल। आप चूँकि असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टेक्सास में हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या है कि विद्यार्थी जीवन जब तैयारी कर रहे थे, तो वो स्ट्रगलिंग ज़्यादा था या फिर जब जॉब पकड़ लिया, जब एक अच्छी रैंक प्राप्त कर ली, उसके बाद का जो जीवन है, वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग है? व्यक्तिगत जीवन में आप क्या फ़ील करती हैं? देखिए, स्ट्रगल तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अभी आप जब विद्यार्थी रहते हो तो आपको लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा कष्ट है, हमें जल्दी से नौकरी मिल जाए। बेरोज़गारी अपने आप में बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय लगता है कि भाई बस जल्दी से नौकरी लग जाए। अब जब नौकरी लग जाती है तो वहाँ एक अलग कष्ट होता है कि भाई कोई भी नौकरी लगना वो एक अलग कष्ट है और जो आप चाहते हो वो नौकरी लगना उसका तो मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि अभी मुझे भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, उसे क्लियर करना है, तो मैं नहीं बता सकती कि वो अल्टीमेट वाली बात क्या होगी। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, जॉब लगने के बाद ये तो है कि एक एक ये सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे ऊपर बेरोज़गारी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। तो उस केस में ये होता है कि हाँ, वो एक तो पॉज़िटिव चीज़ होती है, बट हाँ, एक चैलेंज ये रहता है कि आप जॉब के साथ पढ़ाई करो, वो एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि आपके पास 24 घंटे में से बहुत कम समय आपकी पढ़ाई के लिए मिलता है। तो वहाँ पे वो एक अलग तरह की स्ट्रगल हो जाती है। अब मैं जॉब क्योंकि हमें जॉब भी अच्छे से करनी है, हमने मतलब जब हम जॉब में आए हैं तो हमें देश की सेवा करनी है, सरकार को मेरा जो जॉब है वहाँ पे सरकार को रेवेन्यू देना है। तो भाई रेवेन्यू ला के देना है तो वहाँ भी हम कमी नहीं कर सकते हैं और चूँकि मुझे कोशिश करनी है कि मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे भी कुछ यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, तो भाई उसके लिए तैयारी करनी है। तो आप ऑफ़िस से आओ, आने के बाद तैयारी करो या ऑफ़िस जाओ, उसके पहले तैयारी करो, ये एक अलग तरह का स्ट्रगल है। तो किसी स्ट्रगल को आप कंपेयर नहीं कर सकते, सब अपने-अपने जगह पे सभी टफ़ हैं, बट अपने-अपने जगह में सभी का अपना मज़ा है। बिल्कुल। तो एक सवाल कि भाई खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? जैसे आप भी रखती हैं अपने आप को, जॉब के बाद भी हुँ, रख रही हुँ। हैं, अभी भी यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रही हैं। तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? क्योंकि व्हाइल प्रिपरेशन होता क्या है, बहुत बार आपका मॉक टेस्ट में अच्छा आया, बहुत बार दूसरों का अच्छा आया, तो आपको तो हमेशा थोड़ा लगता होगा कि भाई मेरा कम आया। तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? अ, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, हाँ, थोड़ा-सा टफ़ तो है, बट नहीं, आसान भी है। आप सिंपल देखिए, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कीजिए, जहाँ आपको लगे कि हाँ, आप थोड़ा-से डीमोटिवेटेड हो रहे हो, फैमिली वालों से बात कीजिए, फैमिली सबका साथ देती है, मेरा ये मानना है। फैमिली से बात कीजिए, आपको हल्का लगेगा, फिर आप नई एनर्जी के साथ फिर जुड़ जाइए और अगर नहीं होता है तो हम लोग सोशल मीडिया वगैरह तो यूज़ करते ही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स देखिए या आजकल तो मीम का ज़माना बहुत चल रहा है। आपको हँसी-खुशी का माहौल मिलेगा, थोड़ा आपका मन अच्छा होगा। बहुत सारे पेजेज़ हैं जैसे सिविल सर्विसेज़ मीम्स करके एक पेज है, वगैरह जितने भी बहुत सारे पेजेज़ हैं आप उनका मीम देखिए। मन अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा, मन खुश रहेगा तो मोटिवेटेड आप अपने आप फ़ील करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फाइनली हम लोग समाप्त करने के टाइम पर आ गए हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहती हैं जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे छात्र देख रहे हैं, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी देंगे या फिर अगले साल देंगे, तो उनका आपको क्या मैसेज होगा, जो आप उनको अंत में देना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस को यही मैसेज है कि
आप जहाँ हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने आप को ये मत समझिए कि आपका नहीं होगा, आपका होगा। अरे! एक ही सीट तो चाहिए इंसान को, इतनी सारी सीट्स में। तो बस ये मान के चलिए कि वो एक सीट मेरी है इस बार और उसके लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। और मैं परिवार वालों से भी कहूँगी कि अपने बच्चों को हौसला दीजिए, उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश मत कीजिए कि अरे! इतना साल हो गया, तुम्हारी तैयारी क्यों नहीं मतलब तुम्हारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो उनको आप मोटिवेटेड रखिए क्योंकि फैमिली का साथ जो होता है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करो, उत्साह बनाए रखो, उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद उम्मीद में कटौती नहीं होनी चाहिए, उम्मीद हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपने बिल्कुल, ऊपर भरोसा रखिए, सिलेक्शन तो आपका होगा ही होगा, बिल्कुल, आज नहीं होगा, कल होगा और बिल्कुल, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अनअकैडमी भी चूँकि बीपीएससी विंग में काम कर रहा है, तो आपने भी शायद अपनी तैयारी के दौरान या फिर अभी भी आप देखती होंगी या फ़ॉलो करती होंगी। तो जी, अ, जी, बिल्कुल देखती हूँ ना। हाँ, तो अनअकैडमी बीपीएससी के लिए आप बच्चों को क्या बता सकती हैं कि क्या फ़ायदा बच्चे वहाँ से ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने बीपीएससी का देखा है, तो बीपीएससी के लिए बहुत सारे अच्छे सोर्सेज़ की कमी है। सोर्सेज़ की कमी तो मैं नहीं बोलूँगी, अच्छे सोर्सेज़ की कमी है, अच्छे टीचर्स की कमी है। मेन बात कि सही गाइडेंस आपको मिल रहा है कि नहीं, ये आपको नहीं पता होता है। तो अनअकैडमी एक ऐसी जगह है, जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। मैंने बीपीएससी के मतलब कुछ टीचर्स को देखा है, काफ़ी अच्छे हैं वो और मैं वरुण को थोड़ा मतलब पहले से शायद जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ और मुझे नहीं लगता था बट वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनके इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखे, उनके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखे तो काफ़ी अच्छे पिक्टोरियल डायग्राम में विद फ्लो वो काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अनअकैडमी में इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के लिए तो आपको कहीं और जाने के लिए ज़रूरत नहीं है और अदर सब्जेक्ट्स भी आप अनअकैडमी को फ़ॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से सोर्सेज़ को कलेक्ट करके एक जगह कंपाइल करके आप लोग को दिया जा रहा है, तो आपकी वो मेहनत खत्म हो जाती है। उसके बाद बस आपका एक ही काम रह जाता है कि जो आपको मटेरियल मिल रहा है, उसको पढ़िए और उसको अच्छे से ग्रास्प कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म कीजिए। बिल्कुल स्नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मैं अनअकैडमी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने आगे के जीवन में बहुत अच्छा करेंगी और आपको आगे की यूपीएससी या फिर जो भी आप एग्ज़ाम दें उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी अनअकैडमी और मेरी तरफ से। थैंक यू वरुण एंड थैंक यू अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।